अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बड़ी डिटेल के अंदर खिलाफत मूवमेंट को कवर किया। और खिलाफत मूवमेंट में हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन को समझा, जहां गांधी ने अनाउंस किया था कि हम ब्रिटिश के अंडर कुछ भी कॉपरेशन नहीं शो करेंगे। गांधी ने यह भी कहा था कि हम अगले इलेक्शन से पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही खिलाफत मूवमेंट एंड हुई और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी एंड हुई, तो कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया दैट वील टेक पार्ट इन द इलेक्शंस विद द एम ऑफ मेकिंग गवर्नमेंट इम्पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश। यहाँ जिन्हों ने रियलाइज किया कि जहां कांग्रेस अपने हुकूक के लिए खड़ी हो गई है, वहां पे मुसलमानों को भी अपने हक के लिए आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। और जिन्हों ने इसीलिए 1927 के अंदर ब्रिटिश के आगे एक प्रपोजल पास किया जिसका नाम था दिल्ली प्रपोजल। एज द नेम सजेस्ट, इसको दिल्ली में पास किया होगा। और प्रपोजल मतलब कि जिन्हें प्रपोज करें, कुछ टर्म्स रिक्वेस्ट करें, डिमांड्स करें, ब्रिटिश के आगे अपनी कुछ डिमांड्स पेश करें। जिन्होंने यहाँ पे अपनी चार डिमांड्स ब्रिटिश के आगे पेश की। पहली बात, इन्होंने कहा कि एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान के अंदर भी ब्रिटिश के रिफॉर्म्स को एक्सटेंड किया जाए। दूसरी डिमांड, इन्होंने कहा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी जिधर भी लॉज बनते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पे एटलीस्ट वन थर्ड सीट्स मुसलमानों की होनी चाहिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा सिंध को फुल प्रोविंशियल स्टेटस दे देना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जब सिंध को 1843 में एनेक्स किया गया था, कैप्चर किया गया था, तो इट वाज मेड पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बट क्योंकि सिंध के अंदर मेजोरिटी थी मुसलमानों की, तो जिना चाहते थे कि सिंध शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे एंड इट शुड बी गिवन अ फुल प्रोविंशियल स्टेटस। चौथी डिमांड ये कि पंजाब और बंगाल, जिधर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद रहती है, इधर मुसलमानों की सीट जो है दे शुड बी प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि क्या जिन्ना की इन टर्म्स को ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। देखो, जिन्ना उम्मीद कर रहे थे कि जब 1927 में इन्होंने ये टर्म्स ये ब्रिटिश के आगे अनाउंस की हैं, तो ये अगले कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 2 साल बाद आना है, उस टाइम तक तो ये फिर इंप्लीमेंट हो ही जाएगा। सर, 2 साल बाद क्यों आना है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म? क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के बारे में ये जाना था कि ये हर 10 साल बाद अमेंड होता है। तो पहला जो रिफॉर्म आया, मॉडली मिंटो रिफॉर्म, वो आया 1909 में। 1909 के बाद जो नेक्स्ट रिफॉर्म आया वो था एमसी रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू कैल्सफोर्ड रिफॉर्म, और ये आया 1919 के अंदर। और जिन्हें उम्मीद कर रहे थे कि जो अगला रिफॉर्म आएगा 1929 तक, तो उससे पहले ही पहले जिन्हों ने अपनी डिमांड्स को ब्रिटिश के सामने रख दिया, सो दैट दे कुड बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इन द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। लेकिन ब्रिटिश ने ये जो रिफॉर्म्स लाने थे 1929 के अंदर, उनको 2 साल पहले ही लाने की कोशिश की। और ब्रिटिश ने लाने की कोशिश की 1927 के अंदर। पहले तो जानते हैं कि ये जो चेंज आया कि ब्रिटिश जो रिफॉर्म 1929 में लाने वाले थे, इनको 1927 में क्यों लेकर आए। फिर जानेंगे कि वो रिफॉर्म्स क्या थे, वो क्या कहलाते हैं, और उसका क्या अंजाम हुआ। दरअसल उस टाइम पे जो इंडिया के अंदर हुकूमत करी थी, ब्रिटेन की वो पार्टी जो इंडिया पर हुकूमत करी थी, उसका नाम था कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। कंजर्वेटिव पार्टी या कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इंपीरियलिज्म कॉन्सेप्ट को पसंद करती थी, प्रेफर करती थी। यानी वो इंडिया पे अपना कब्जा जमा के रखना चाहती थी, वो इंडिया पे अपनी एम्पायर बनाना चाहती थी। लेकिन जो दूसरी इसकी अपोजिंग पार्टी थी, इसका नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ खिलाफ थी। और उसने ये कह दिया था कि अगर हम अगला इलेक्शन जीत गए, तो हो सकता है हम इंडिया को इंडिपेंडेंस भी दे दें या उनसे बहुत हमदर्दी शो करें। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को ये डर था दैट इफ लेबर पार्टी वॉन द इलेक्शंस, तो इंडिया को इनकी एम्पायर से आजाद करवा देंगे। तभी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने कहा कि इलेक्शंस होने से पहले ही क्यों ना हम वो रिफॉर्म्स ले आए, ताकि अगर कल को लेबर पार्टी इलेक्शन जीत भी गई, तो वो रिफॉर्म्स लाने का मौका उनको मिलेगा ही नहीं। तभी जो रिफॉर्म्स आने थे एक्चुअली 1929 के अंदर, वो ब्रिटिश ने लाने की कोशिश की 1927 में, लेकिन ये एक्चुअली इम्पोज हो नहीं पाए। सिर्फ एक कमेटी बनी, ये रिफॉर्म्स कभी आ नहीं पाए। जो कमेटी बनी सर जॉन साइमंड्स के अंडर, तभी इसको हम लोग साइमन कहते हैं, लेकिन साइमन रिफॉर्म्स नहीं, रदर सिर्फ और सिर्फ साइमन कमीशन कहते हैं। बेटा, साइमन कमीशन का अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, तो इट वाज अपोज्ड बाय ऑल पार्टीज ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर रैलियां निकली, प्रोटेस्ट किए गए, वॉल चॉकिंग हुई, जिसपे लिखा गया इंडिया के बिन बुलाए मेहमान साइमंस वापसी जाओ, गो बैक साइमंस, गो बैक साइमंस के नारे लगाते हुए लोग सड़कों पर आ गए। और चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हिंदू महासभा हो, कोई भी पार्टी हो, इन्होंने
कांग्रेस ने या मुस्लिम लीग तमाम तर पार्टीज ने साइमन कमीशन को अपोज किया। तो जानते हैं कि ये क्यों हुआ। देखो, जब ब्रिटिश इसको 2 साल पहले ला रहे थे तो ब्रिटिश किस नियत से ला रहे थे कि कई लेबर पार्टी को ये मौका ना मिल जाए कि वो इंडिया के अंदर ये रिफॉर्म्स लाए, क्योंकि इंडिया के साथ तो बड़ी हमदर्दी हो जाएगी इस सूरत हाल में। तो जब ब्रिटिश को ये बात मालूम थी कि लेबर पार्टी माइट शो मोर सिंपैथी टुवर्ड्स इंडियंस, तो क्या इंडियंस इस बात से ना जानते, ना वाकिफ थे, अनजान तो नहीं थे ना। तो इंडियंस ने कहा सर ये आपको हम लाने ही नहीं देंगे, अभी हम भी वेट करेंगे, हम भी इसको डिले करवाएंगे कि हो सकता है कि लेबर पार्टी इलेक्शन जीत जाए एंड दे माइट गिव अस इंडिपेंडेंस एज वेल। दूसरी बात, जो दिल्ली प्रपोजल की टर्म्स थी, जो जिन्हों ने ये 4 डिमांड्स को एक्सेप्ट करवाने की मांग रखी थी, इनको साइमन कमीशन का पार्ट नहीं बनाया गया। अभी हम साइमन कमीशन की टर्म्स को जानेंगे, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिर हमें समझ आएगा कि भाई कौन सी डिमांड्स एक्सेप्ट हुई और कौन सी एक्सेप्ट नहीं हुई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल, क्योंकि दिल्ली प्रपोजल की टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिस वजह से मुस्लिम लीग इस कमीशन से नाराज थी, साइमन कमीशन को रिजेक्ट करी थी। इसके अलावा एक और मेजर रीजन ये था कि साइमन कमीशन की जो कमेटी बनी, इट वाज अ 7 member कमेटी एंड ऑल ऑफ द 7 members वर ब्रिटिश, मीनिंग देयर वाज नो इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन द मेकिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर किसी भी इंडियन को इन्वॉल्व किया ही नहीं गया, जिस वजह से इंडियंस ने इसको रिजेक्ट करने का फैसला किया। अब जानते हैं कि साइमन कमीशन की टर्म्स थी क्या एक्चुअली, जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। साइमन कमीशन की पहली टर्म जो प्रपोज की गई वो ये थी कि इंडिया के अंदर एक फेडरल सिस्टम होगा जिसमें प्रिंसली स्टेट्स भी पार्ट लेंगे, यानी पूरे इंडिया की गवर्नमेंट बनाई जाएगी और प्रिंसली स्टेट्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। ब्रिटिश ने वादा तो किया कि डायरकी सिस्टम को हम खत्म कर देंगे, बट इन रियलिटी देयर वाज नो रियल चेंज टू द सिचुएशन। मुसलमानों को कहा गया कि इनको माइनॉरिटी प्रोविंस के अंदर वेटेज दिया जाएगा, जबकि हम समझते हैं कि मुसलमान ये मांग ही नहीं रहे थे। मुसलमान तो ये मांग रहे थे कि इनको पंजाब और बंगाल के अंदर ज्यादा सीटें दी जाए, विच शुड बी प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो डिमांड है कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दे, ये जो आपने सर डिमांड कर दी है कि सिंध को फुल प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया जाए, दिल्ली प्रपोजल में जो आपने डिमांड कर दी थी कि सिंध को बॉम्बे से अलहदा करके फुल प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया जाए, इस डिमांड को ब्रिटिश ने क्या किया, इस डिमांड को ब्रिटिश ने सिंध शैल बी सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे को पोस्टपोन कर दिया। इसके अलावा इन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं कि ऑल ब्रिटिश रिफॉर्म शुड बी एक्सटेंडेड टू NWFP एंड बलूचिस्तान, इन डिमांड्स को भी ब्रिटिश ने पोस्टपोन कर दिया। और फिर एक और डिमांड मुसलमानों की क्या थी कि मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस डिमांड को ब्रिटिश ने रिजेक्ट कर दिया एंड मुस्लिम्स वर नॉट गिवन 1/3 सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जाहिर सी बात है मुसलमान इन चीजों से खुश नहीं होने वाले थे, बिकॉज मुसलमानों की डिमांड्स को या मुस्लिम लीग की डिमांड को इसमें प्रेजेंट ही नहीं किया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद आप 2 पास्ट पेपर के सवाल कर पाएंगे रिलेटेड टू द साइमन कमीशन। वन ऑफ देम इज व्हाट वाज साइमन रिपोर्ट, और दूसरा जो सवाल है वो है व्हाई वाज साइमन कमीशन अपोज्ड। साइमन कमीशन को अपोज करने के रीजंस हम ऑलरेडी जान चुके हैं। वन ऑफ देम वाज मुस्लिम्स डिमांड वाज नॉट प्रेजेंटेड इन द साइमन कमीशन, दूसरा रीजन देयर वाज नो इंडियन इन्वॉल्वमेंट, और तीसरा रीजन इंडियंस आल्सो न्यू दैट अगर ये रिफॉर्म लेबर पार्टी लेकर आएगी, इसकी इंटेंडेड डेट यानी कि 1929 में लेकर आएगी, सो इंडियंस माइट बी इवन गिवन इंडिपेंडेंस। तो जिस तरीके से ब्रिटिश चालाकी करके 2 साल इसको पहले लाने की कोशिश कर रहे थे, इंडियंस भी अपनी तरह चालाकी करके, इनकी तरह चालाकी करके इसको 2 साल डिले करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। अब जानते हैं कि साइमन कमीशन को जब इंडियंस ने रिजेक्ट किया और वॉल चॉकिंग और नारेबाजी और प्रोटेस्ट हुई, जिसमें कहा गया इंडियाज अनइनवाइटेड गेस्ट साइमन गो बैक, हिंदुस्तान के बिन बुलाए मेहमान वापसी चले जाओ, तो उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में कुछ ऐसा हुआ कि तमाम तर पार्टीज मिल गई और उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी जिसका नाम रखा गया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का लीडर मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, क्योंकि ही वाज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मोतीलाल नेहरू ने तमाम तर पार्टीज को सजेस्ट किया कि आप लोग हमें एक ड्राफ्ट प्लान दें और उसके अकॉर्डिंग मैं एक फाइनल रिपोर्ट प्रोड्यूस करूंगा जो ब्रिटिश के आगे रखेंगे कि भाई ये हमारी मांग है,
ये हमारी मांग है, ये हमारी डिमांड्स है, दिस शुड बी द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो तमाम पार्टीज ने ऐसे ही किया, कांग्रेस पे ट्रस्ट करते हुए। और मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट प्रोड्यूस की 1928 के अंदर, इसका नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट के टर्म्स को भी जान लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट की क्या क्या टर्म्स थी। वैसे तो बहुत सारी टर्म्स थी, लेकिन क्योंकि पास्ट पेपर में इसका 4 मार्क का सवाल आता है कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी, तो इसको हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं और 4 मेजर टर्म्स को समझ लेते हैं। पहली बात तो कांग्रेस ने कहा कि हमें इंडिया के अंदर चाहिए डोमिनियन स्टेटस। व्हाट इज मेंट बाय डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह है कि हेड ऑफ द स्टेट बेशक ब्रिटिश रहे, यानी डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को ब्रिटिश कंट्रोल कर ले, लेकिन बाकी तमाम तर काम इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी ये इंडिया के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहे हैं। अब कह रहे गवर्नमेंट में हमारी अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए, ब्रिटिश को बेशक हेड ऑफ द स्टेट तस्लीम करेंगे, लेकिन तमाम तर काम हम संभालेंगे एक्सेप्ट फॉर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। दूसरी मांग इन्होंने कहा हमें वोटिंग राइट्स जो चाहिए हैं वो चाहिए 100%, यानी कि तमाम तर एडल्ट्स, चाहे मर्द हो या खवातीन हो, तमाम तर एडल्ट्स के लिए हमें वोटिंग राइट्स चाहिए। तीसरी डिमांड इन्होंने क्या कही? इन्होंने कहा कि भाई हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा इंडिया के अंदर। ये बात मुसलमानों को कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके खिलाफ मुसलमानों ने आवाज भी उठाई। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम लोग माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व सीट्स का सिस्टम अनाउंस करें। अब सवाल यह है कि रिजर्व सीट्स क्या है? देखो, रिजर्व सीट्स को समझने के लिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जरा उससे कंपैरिजन में मैं आपको समझाता हूं कि रिजर्व सीट्स का मतलब होता क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है कि मुस्लिम्स फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोविंस में मेजोरिटी में, और कुछ ऐसे प्रोविंसेस है जिधर हिंदू मेजोरिटी में है। तो जैसे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है, यहाँ पे मुसलमान कैंडिडेट इलेक्शन से पार्टिसिपेट करेगा और सिर्फ मुसलमान वोटर होंगे, और हिंदू जो हैं वो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस में इलेक्टोरेट के तौर पे खड़े होंगे और सिर्फ हिंदू वोटर्स होंगे। यानी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस में कंप्लीटली मुस्लिम इलेक्शंस और हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस में कंप्लीटली हिंदू इलेक्शंस। लेकिन अगर मैं इसमें एक छोटा सा चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है, यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो तो मुसलमान होगा, लेकिन वोटर कोई भी हो सकता है। तो ये सिस्टम हो गया रिजर्व सीट्स का। रिजर्व सीट्स में और सेपरेट इलेक्टोरेट में सिर्फ वोटर का फर्क है कि सेपरेट इलेक्टोरेट पे जिसकी मेजोरिटी है प्रोविंस में सिर्फ वो वोट दे सकता है, जबकि रिजर्व सीट्स पे कोई भी वोट दे सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी और रिलीजियस कास्ट का इंसान हो। तो बेटा जब नेहरू रिपोर्ट की ये टर्म्स पास हुई, तो देयर वाज अ ग्रोइंग बिलीफ दैट नाइदर ब्रिटिश नॉर हिंदूज शुड बी रिलाइड अपॉन। मुसलमानों ने इस बात को रियलाइज कर लिया कि यार ब्रिटिश पे तो रिलाई कर ही नहीं सकते, लेकिन साथ साथ हम लोग हिंदूज पे भी रिलाई नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमने कह दिया था ना कि ठीक है भाई, आप रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दे, हम आपको ड्राफ्ट प्लान सबमिट करवा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि ये बात तो अनएक्सेप्टेबल है कि आप हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं। मुस्लिम लीग ने तो अपने ड्राफ्ट प्लान में कभी ऐसा लिख के नहीं दिया था। दूसरी बात, सेपरेट इलेक्टोरेट को भी आप भूल रहे हो। तीसरी बात, जो मुसलमानों की सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड कि इनको 1/3 सीट्स दी जाए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, आपने उसका भी कोई ख्याल नहीं रखा। याद है ना कि मुसलमान डेली प्रपोजल में क्या मांग रहे थे? मुसलमान कह रहे थे there should be 1/3 seats reserved for the Muslims in the Central Legislative Council, but इन डिमांड्स को भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से जिन्ना काफी नाराज हुए और इन्होंने कहा कि कांग्रेस आर गोइंग बैक फ्रॉम द थिंग्स दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड इन 1916। सर 1916 के अंदर ऐसा क्या हुआ था? जरा रिवाइज करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि 1916 में एक पैक्ट साइन हुआ था जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट। अगर किसी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए या उसको याद नहीं है, तो वो जाए पीछे, पहले लखनऊ पैक्ट को डिटेल में समझे ताकि उसको आगे की कहानी समझ आना शुरू हो। देखो, लखनऊ पैक्ट में जब जिन्ना और महाजन यानी कि कांग्रेस के लीडर और मुस्लिम लीग के लीडर साथ में बैठे थे, तो कांग्रेस ने कई टर्म्स मुसलमानों की एक्सेप्ट कर ली थी, दैट मुस्लिम शुड हैव 1/3 सीट्स एंड मुस्लिम शुड हैव द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम्स कांग्रेस इज नाउ गोइंग बैक फ्रॉम द टर्म्स दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड इन 1916। तो सर, द नेहरू रिपोर्ट शुड बी अ स्टेप फॉरवर्ड नॉट अ स्टेप बैकवर्ड्स। आप तो स्टेप बैक कर रहे हैं, जो 1916 में चीजें एक्सेप्ट कर चुके हैं अब आप उनसे भी हट रहे हैं। चले, जिन्ना ने कहा सर इतना तो करें कि ना हमें 1/3 सीट्स दे दे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर।
But when he demanded 1/3 seats in the Central Legislative Council, so he was heckled by some Congress members. जिन्ना को इस बात पे बहुत गुस्सा आया, and Jinnah called it the parting of ways, and therefore he produced his 14 points in the protection of the interest of Muslims. बेटा जिन्ना के 14 पॉइंट्स किस साल प्रोड्यूस हुए? जिन्ना के 14 पॉइंट्स नेक्स्ट ईयर यानी 1928 में नेहरू रिपोर्ट हुई थी, तो 1929 के अंदर जिन्ना ने अपने नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट अपने 14 पॉइंट्स अनाउंस कर दिए. दिस वाज इन रिजेक्शन टू द नेहरू रिपोर्ट. जिन्ना कॉल्ड इट द पार्टिंग ऑफ वेज. और जब जिन्ना ने अपने इंटरेस्ट पे 14 नुकात दिए, 14 पॉइंट्स मुसलमानों के इंटरेस्ट पे दिए, तो एक बात क्लियर थी कि हिंदूज के और मुसलमानों के इंटरेस्ट कंप्लीटली ऑपोजिट है. एंड देयरफॉर जब हिंदू मुस्लिम इंटरेस्ट ही अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है फिर इनका साथ रहना भी मुमकिन नहीं होगा. देयरफॉर इन द लॉन्ग रन दिस बिकेम अ बेसिस ऑफ डिमांड फॉर द सेपरेट होमलैंड. और जिन्ना ने कह दिया कि अब ये 14 पॉइंट्स ही हमारे बेसिस ऑफ नेगोशिएशन होंगे. यानी कि अब हम बैठ के अगर कभी भी ब्रिटिश से बात करेंगे या हम हिंदुओं से बात करेंगे, तो बेसिस ऑफ नेगोशिएशन होंगे हमारे 14 पॉइंट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो मुसलमानों के दरमियान भी इख्तिलाफात थे, डिफरेंट पार्टीज भी थी, लेकिन all the Muslims were united in support of these 14 points, which is the importance of the 14 points of Muhammad Ali Jinnah, which were produced in 1929. देखो पास्ट पेपर का एक सवाल 2013 के अंदर आया, जिसमें उसने 3 इवेंट्स दे दिए, साइमन कमीशन, जिन्नास 14 पॉइंट्स, और आगे चल के एक इवेंट आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. और पूछा गया कि भाई इन तीनों के रेफरेंस से बताएं कि पाकिस्तान मूवमेंट के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा था. तो जाहिर सी बात है अभी 1935 के इवेंट हम आगे की क्लास में चल के कवर कर रहे होंगे, तो इस इवेंट को तो हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन बाकी जो 2 इवेंट्स हैं, साइमन कमीशन और जिन्ना के 14 पॉइंट्स, वो हम इस क्लास में कवर कर चुके हैं. तो ये पास्ट पेपर का सवाल हम 70% कवर कर चुके हैं, यानी कि ये भी हमें तकरीबन आ गया है. फिर आप लोग हमारे साथ लेक्चर्स के साथ जुड़े रहेंगे, आगे 1935 की वीडियोस रिकॉर्ड होंगी, तो फिर आप उसको देख के इस पूरे सवाल को प्रैक्टिस कर पाएंगे. तो ये आगे की बात कर दी. अभी जानते हैं कि और कौन कौन से सवाल हैं पास्ट पेपर्स में जो आ चुके हैं जो हम कवर कर सकते हैं. तो चले पास्ट पेपर्स के सेशन की तरफ चलते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वाज नेहरू रिपोर्ट? डिस्क्राइब द नेहरू रिपोर्ट, या व्हाट वर द टर्म्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट. ये पास्ट पेपर का एक सवाल है जो हम कर सकते हैं. अगर किसी को मेरे नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर आ रहा होता है स्क्रीन पे, आप लोग इस पे कांटेक्ट करके मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, और भी काफी सारे रिसोर्सेज, मेरी लेक्चर बुक वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं. ठीक है जी. दूसरा हमारे पास जो सवाल हम पास्ट पेपर से देख के कर सकते हैं वो है, एक्सप्लेन व्हाई ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रिजेक्टेड द टर्म्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट. हमें पता है कि मुसलमानों की जो डिमांड्स थी दिल्ली प्रपोजल की, उनको इंक्लूड नहीं किया गया. इवन जो लखनऊ पैक्ट में ऑलरेडी एक्सेप्टेड टर्म्स थी उनसे भी कांग्रेस पीछे हट रही थी. और जब जिन्ना ने 1/3 सीट्स मांगी, ही वाज हैकल्ड बाय कांग्रेस मेंबर्स, जिसके नतीजे में जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स प्रोड्यूस कर दिए. इसके अलावा बेटा पास्ट पेपर में सवाल सिमिलर सवाल है, वैसा ही सवाल है, व्हाई डिड जिन्ना प्रोड्यूस्ड हिज 14 पॉइंट्स. ये तमाम तर सवाल हैं जो हम लोग कर चुके हैं अभी तक पास्ट पेपर से कवर. अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ 14 पॉइंट्स के से लेके आगे फिर फॉलोइंग 1930s के अंदर क्या इवेंट्स होते हैं. तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे. जज़ाकल्लाह खैर.